तियानज़ोंग राजवंश में तियानयान प्रांत के बाशुई कमांडरी के स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में। मेंगर, तुम्हारी तलवार ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। अच्छा, वह समय बेहतर था। बर्फ सफ़ेद कपड़े पहने एक खूबसूरत युवा लड़की जियान मेंगर आंगन में लगन से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसकी तलवार की रफ्तार तेज थी। उसके बगल में खड़ा और उसे सलाह दे रहा आदमी काले कपड़े पहने एक युवा लड़का था जिसका नाम जियान वुशुंग था। उनकी शक्ल देखकर लगता था कि वे दोनों सिर्फ 15 या 16 साल के थे, लेकिन जियान वुशुंग अपनी सूझबूझ भरी नज़र से उसकी कमियों को एक एक करके बता सकता था। पूरी तलवारबाजी खत्म करने के बाद जियान मेंगर अपनी तलवार म्यान में रखते हुए खड़ी हुई। वह मुस्कुराई और जियान वुशुंग के पास गई। भाई वुशुंग, तुम मेरी तलवारबाजी के बारे में क्या सोचते हो? जियान मेंगर ने पूछा। अरोरा स्वॉर्ड आर्ट के लिए बहुत तेज़ गति की ज़रूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति पूरी स्वॉर्ड आर्ट को 40 सांसों के समय में पूरा कर सकता है तो वह प्रोफाउंड लेवल पर होगा। आपने इसे 38 सांसों के समय में पूरा कर लिया। ये बहुत बढ़िया है, जियान वुशुंग ने कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपके बिना मैं 2 महीने की इस छोटी सी अवधि में प्रोफाउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता, जियान मेंगर ने कहा। जियान वुशुंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका निर्देश इसका एक हिस्सा था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियान मेंगर खुद तलवार चलाने में बहुत प्रतिभाशाली थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में, जहां ज्यादातर लोग तलवारबाजी का अभ्यास करने पर ध्यान देते थे, शायद जियान मेंगर ही तलवारबाजी में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली था। उसके अलावा, भाई वुशुंग, आपको अरोरा स्वॉर्ड आर्ट को पूरा करने में कितना समय लगता है? 30 सांसों के भीतर, जियान मेंगर ने पूछा। 30 सांसों के भीतर, जियान वुशुंग मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जो कोई भी अरोरा स्वॉर्ड आर्ट्स का सेट 30 सांसों के समय में पूरा कर लेता, वह प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच जाता। हालांकि अगर वह पूरी ताकत से काम करता तो वह पूरा सेट 23 सांसों के समय में पूरा कर सकता था। इसका मतलब था कि वह बहुत पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। तलवारबाजी में अपनी प्रतिभा के साथ आपको इसे 30 सांसों से कम समय में पूरा करना होगा, सिवाय इसके कि। जियान मेंगर ने जियान वुशुंग को झिझक और आंखों में दुख के साथ देखा। जियान वुशुंग निश्चित रूप से जानता था कि वह क्या कहना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही योद्धा बन जाऊंगा। सच में? जियान मेंगर को संदेह था। आखिरकार उसने 4 साल पहले ऐसा कहा था। जियान वुशुंग स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के सीधे शिष्य थे। उनके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे और उन्हें स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। जियान वुशुंग अपने पिता की साधना और निर्देशन में बड़े हुए। अपने पिता की बदौलत उनका जन्म एक प्रतिष्ठित पद पर हुआ और वे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में युवा पीढ़ी के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। हालांकि 4 साल पहले जब वे 12 साल के थे तब सब कुछ बहुत बदल गया। उस वर्ष के दौरान उनके पिता यात्रा पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। ये वह वर्ष भी था जब उन्हें आध्यात्मिक शक्ति की खेती शुरू करनी चाहिए थी, जो उनके लिए योद्धा बनने के लिए आवश्यक थी। हालांकि उन्होंने पाया कि वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे आध्यात्मिक शक्ति की खेती नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने में विफल होना एक योद्धा के लिए एक दुस्वप्न था। ये ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए एक योद्धा को स्वर्ग और पृथ्वी से आत्मा को अवशोषित करने और फिर अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक शक्ति हर योद्धा के लिए मौलिक थी। यदि कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सकता है तो उसके लिए योद्धा बनना असंभव है। ऐसे व्यक्ति को तलवार मार्क्विस हवेली में कचरा समझा जाता था, जहां ताकत ही सब कुछ थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान जियान वुशुंग ने कभी हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने एक असली योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिता की सीट पर सफल होगा और एक दिन तलवार मंडप का प्रभार उसे दिया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। हालांकि जियान वुशुंग आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका, लेकिन तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। उसने छोटी उम्र से ही अपने पिता के निर्देशन में तलवारबाजी का अभ्यास किया। अपने पिता की स्थिति और उनकी महान प्रतिभा के कारण उसे तलवारबाजी की कलाएं जल्दी याद हो गईं और एक बार सिखाने के बाद ही वह उन्हें पूरी तरह से समझ गया। हालांकि वह छोटा था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह तलवारबाजी के मामले में नंबर 1 था। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना तलवारबाजी का अभ्यास करने का कोई मतलब नहीं था। इस बार यह असली है, जियान वुशुंग ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, जियान मेंगर मुस्कुराया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेंगर, वुशुंग, एक दयालु मध्यम आयु वर्ग का आदमी आंगन में चला गया। पिता, जियान मेंगर ने पुकारा। अंकल लैन, जियान वुशुंग ने पीछे से पुकारा। यह मध्यम आयु वर्ग का आदमी जियान मेंगर का पिता था, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में रेड मार्शल हॉल का महान बुजुर्ग जियान लैन। वुशुंग, आपने पूरे दिन मेंगर को तलवारबाजी सिखाई है। यह आपकी बहुत दयालुता है, जियान लैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कुछ भी नहीं है, जियान वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल लैन, देर हो रही है।
मुझे बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। ठीक है। जियान लैन और जियान मेंगर ने जियान वुशुंग को जाते हुए देखा। जैसे ही जियान वुशुंग नज़रों से ओझल हुआ, जियान लैन के चेहरे पर से सौम्य भाव गायब हो गया। मेंगर, तुमने कितनी प्रगति की है? जियान लैन ने उससे धीमी और गहरी आवाज़ में पूछा। ऑरोरा स्वॉर्ड आर्ट में मैं प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच गया हूं, जियान मेंगर ने सख्त नज़र से कहा। बहुत बढ़िया। जियान लैन ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ अपने हाथ पकड़े। लगभग 4 साल से तुम हर दिन उस हारे हुए व्यक्ति के साथ रहे हो ताकि वह तुम्हें तलवारबाजी सिखा सके। 4 साल की पीड़ा के बाद तुम्हें आखिरकार बदले में कुछ मिला। अब तुमने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सीख ली हैं और प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच गए हो। अगला कदम हमारी योजना को अंजाम देना है। पिताजी, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? जियान मेंगर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी दिख रही थीं। जो लोग किसी बड़ी घटना में शामिल होते हैं, वे छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करते। जियान लैन की आंखें फिर से ठंडी और तीखी हो गईं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कल क्या होगा। जियान वुशुंग अपने आंगन में वापस चला गया। जल्दी से कुछ खाने के बाद वह बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। जब मैंने आज मेंगर से कहा कि मैं जल्द ही एक असली योद्धा बन जाऊंगा, तो उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जियान वुशुंग मुस्कुराया और उसके दाहिने हाथ ने अनजाने में उसके निचले पेट को छू लिया। उसके पेट में एक ग्रे पत्थर का मनका, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था, उसके जन्म से ही मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि यह कहाँ से आया था। लेकिन यह मुख्य कारण था जिसने उसे असली योद्धा बनने से रोका। दूसरों ने सोचा कि जियान वुशुंग एक बेकार व्यक्ति था जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकता था। वास्तव में केवल वह खुद जानता था कि यह सच नहीं था। उसके शरीर में 108 मेरिडियन बहुत पहले ही अनब्लॉक हो गए थे। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति विकसित करना काफ़ी आसान था। हालांकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी से जो आत्मा विकसित की थी, वह आध्यात्मिक शक्ति में बदलने से पहले उसके पेट में ग्रे पत्थर के मन के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गई थी। दूसरे शब्दों में, उसने प्रकृति से जो भी आत्मा विकसित की थी, वह ग्रे पत्थर के मनके के लिए एक भोजन बन गई। जब ग्रे पत्थर लगातार बढ़ रहा था, जियान वुशुंग ने पाया कि मन का एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसकी मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। पिछले 4 वर्षों में वह ग्रे पत्थर के मनके को जितनी जल्दी हो सके भरने के लिए हर दिन आत्मा की साधना कर रहा था, ताकि मन का उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दे, जिससे वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर सके और योद्धा बन सके। कल उसने पाया कि ग्रे पत्थर का मनका जल्द ही संतृप्त हो जाएगा। आज तक ग्रे पत्थर का मनका अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। तब वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर सकता था। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुंग ने अपनी दैनिक साधना शुरू की और बदलावों का इंतजार किया। चीजें वैसी ही हुई जैसी उसने उम्मीद की थी। उसके शरीर में ग्रे पत्थर का मनका अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया, जबकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो रही थी। हम टिल्ड ग्रे पत्थर का मनका अचानक उसके शरीर में घूमने लगा और घुमाव तेज और तेज होता जा रहा था, जबकि यह छोटा और छोटा होता जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से ग्रे पत्थर का मनका, जो इतने लंबे समय से जियान वुशुंग के शरीर में मौजूद था, एक झटके के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। ये चला गया। मनका गायब हो गया है न? एक सेकंड के लिए जियान वुशुंग की आंखों में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके दिमाग में सूचनाओं की बाढ़ आ गई। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाएं। स्वर्गीय सृजन कौशल। स्वर्ग और पृथ्वी से सृजन की तकनीक के साथ एक सर्वोच्च मार्शल आर्ट बनाएं। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें खोलीं और वे विस्मय से भर गए। साधना विधि। क्या मेरे मन में एक और साधना विधि चल रही है? जियान वुशुंग पहले तो चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया कि साधना विधि ग्रेस्टोन बीज से संबंधित थी। जियान वुशुंग साधना विधियों से अपरिचित नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने वाले शिष्य स्वयं ही साधना मंडप में कोई भी उपयुक्त साधना विधि चुन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में हजारों साधना विधियां थीं, लेकिन उसने कभी किसी ऐसी साधना विधि के बारे में नहीं सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी से साधना करने के बाद खुद को स्वर्गीय सृजन कौशल जैसा नाम देने की हिम्मत करती हो। ग्रे स्टोन बीड इस पूरे समय मेरे अंदर छिपा हुआ था और 4 साल तक मैंने जो आध्यात्मिक शक्ति संघनित की थी, उसे उसने अवशोषित कर लिया था। यह इतना खास है कि मन का गायब हो गया और मेरे लिए एक साधना विधि छोड़ गया। यह असाधारण होना चाहिए। जियान वुशुंग ने तुरंत स्वर्गीय सृजन कौशल को ध्यान से देखा। मार्शल आर्ट्स का मार्ग भाग्य के खिलाफ लड़ाई है, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ सृजन को सक्षम करना। स्वर्गीय सृजन कौशल को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिव्य पथ के 9 स्वर्ग, परम आध्यात्मिक सागर, सर्वोच्च स्वर्ण कोर क्षेत्र, यिन यांग ब्रेकिंग, आदरणीय मास्टर, 9वें स्वर्ग की ओर उड़ान और इसी तरह शामिल हैं। हर क्षेत्र स्वर्ग और वर्तमान सम्मेलनों की अवहेलना करता है।
स्वर्गीय सृजन कौशल पर आधारित मार्शल आर्ट्स का उपयोग करने का अर्थ है स्वर्ग की अवहेलना करना। हर कदम सामान्य से अलग है। जो कोई भी स्वर्ग की अवहेलना करता है वह प्रकृति का दुश्मन है, जिसे विद्रोही साधक भी कहा जाता है। ये कुछ सरल शब्द थे, लेकिन उन्होंने जियान वुशुंग को स्तब्ध कर दिया। स्वर्ग की अवहेलना में साधना, विचलित साधना, उसने सोचा। जियान वुशुंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि यह कई सरल शब्दों के साथ एक संक्षिप्त परिचय था, फिर भी वह इस साधना पद्धति के उत्कृष्ट अंतरों को देख सकता था। जियान वुशुंग की समझ में योद्धाओं के लिए आमतौर पर मार्शल आर्ट का मार्ग आध्यात्मिक पथ से शुरू होता है। आध्यात्मिक पथ के 7 चरण, आध्यात्मिक समुद्र को बदलना, स्वर्णकोर क्षेत्र का निर्माण, यिन यांग शून्य क्षेत्र और फिर दिव्य पारलौकिकता का पौराणिक क्षेत्र, ये सभी मार्शल आर्ट के क्षेत्र थे जो जियान वुशुंग को ज्ञात थे। हालांकि स्वर्गीय सृजन कौशल और उसके हर क्षेत्र की साधना के चरण उससे काफी अलग थे जो वह जानता था। बस शुरुआत में एक आध्यात्मिक पथ के 7 चरण थे, जबकि दूसरा दिव्य पथ के 9 स्वर्ग थे। एक में केवल 7 स्तर थे, लेकिन दूसरे में पूरे 9 स्तर थे। ये पूरी तरह से साधना परंपराओं के खिलाफ था। इसके क्षेत्रों का विभाजन प्राकृतिक व्यवस्था और परंपरा का उल्लंघन करता था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस साधना पद्धति को अपनाने वाले लोगों को स्वर्ग की अवहेलना करनी पड़ी। ये वास्तव में स्वर्ग की अवहेलना करने वाली साधना पद्धति थी। इस पद्धति को अपनाने का मतलब था प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध जाना, विचलित साधना। जियान वुशुंग बिस्तर पर दुबक गया, लेकिन उस समय उसका मूड बेहद जटिल था। जियान वुशुंग हैरान और डरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में उत्साह को छिपाना मुश्किल था। ऐसी स्वर्ग की अवहेलना करने वाली साधना पद्धति ग्रे पत्थर के मनके के अंदर छिपी हुई थी। मुझे क्या करना चाहिए? समकालीन रोमांस। स्वर्ग की अवहेलना करने वाली साधना पद्धति मेरे सामने है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसकी साधना करनी चाहिए या नहीं। जियान वुशुंग ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। हालांकि यह हिचकिचाहट केवल एक पल के लिए ही रही, और फिर उसने जल्दी से एक निर्णय लिया। विचलित साधना में क्या गलत है? जैसा कि स्वर्गीय सृजन कौशल कहता है, वास्तव में मार्शल आर्ट्स का तरीका स्वर्ग और पृथ्वी के साथ भाग्य और सृजन के खिलाफ लड़ना है। योद्धाओं को स्वर्ग और पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करते। उस स्थिति में मेरी साधना स्वर्ग की अवहेलना क्यों न करे? जियान वुशुंग वास्तव में उसे स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करने से रोकने का कोई कारण नहीं ढूंढ पाया। इसके अलावा उसे 4 साल तक ग्रेस्टोन बीड द्वारा प्रताड़ित किया गया था, और अब जब बीड ने आखिरकार उसे ऐसी साधना विधि से मुआवजा दिया, यदि वह इसकी साधना नहीं करता तो वह 4 साल तक झेली गई शिकायतों के कारण संतुष्ट नहीं होता। अब और संकोच न करते हुए जियान वुशुंग ने तुरंत स्वर्गीय सृजन कौशल में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस विधि की साधना शुरू कर दी। स्वर्ग और पृथ्वी की विशाल आध्यात्मिक शक्ति लगातार उसके शरीर में भर रही थी, और उसके 108 मेरिडियन ने उसे पागलपन की हद तक अवशोषित कर लिया। शक्ति उसके शरीर में एक अनोखे मार्ग के अनुसार दौड़ रही थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा के एक बड़े चक्र के बाद ये शक्ति जियान वुशुंग के डेंटियन की ओर इकट्ठी हुई। रात जल्दी बीत गई। अगली सुबह, जब अभी भी अंधेरा था, सूर्योदय से पहले, जियान वुशुंग ने अपने बिस्तर पर झुके हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने पूरी रात साधना की थी। अपनी दाहिनी हथेली को देखते हुए उसने आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण उभरती देखी। उसकी आंखें उत्साह में चमकने से खुद को रोक नहीं पाईं। दिव्य पथ का पहला स्वर्ग। साधना की एक रात के बाद उसने न केवल आध्यात्मिक शक्ति की पहली किरण को संघनित किया था, बल्कि उसके डेंटियन ने और अधिक शक्ति संग्रहित की थी। मार्शल आर्ट साधना के संदर्भ में, जब तक कोई व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकता है, भले ही उसका एक हिस्सा ही क्यों न हो, वह एक सच्चा योद्धा बन सकता है। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में असाधारण है। केवल एक रात के बाद मैंने अपने शरीर में इतनी आध्यात्मिक शक्ति संग्रहित कर ली है। ये साधना गति स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली की तुलना में बहुत तेज है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूं वह आध्यात्मिक पथ के पहले चरण से कहीं अधिक मजबूत है। जियान वुशुंग ने अपनी बाहें हिलाईं और उस पल अपनी ताकत महसूस की। दिव्य पथ का पहला स्वर्ग सामान्य योद्धाओं के लिए आत्मा पथ के पहले चरण के समान ही था, लेकिन ताकत में एक स्पष्ट अंतर था। दिव्य पथ के पहले स्वर्ग तक पहुंचने के बाद जियान वुशुंग जो ताकत हासिल कर सकता था, वह निस्संदेह आत्मा पथ के पहले चरण तक पहुंचने वाले योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी। स्वर्गीय सृजन कौशल की शुरुआत दिव्य पथ के 9 स्वर्ग थे, जिसमें 9 स्तर शामिल थे। मैं जो शक्ति छोड़ सकता हूं वह आध्यात्मिक पथ के प्रथम चरण के साधारण योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है। क्या इसका मतलब यह है कि जब मैं दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग पर पहुंचता हूं तो मैं आध्यात्मिक पथ के 7वें चरण के शिखर से योद्धाओं को आसानी से मात दे सकता हूं? इसलिए जब मैं दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग पर पहुंचता हूं, जो दिव्य पथ का शिखर है, तो मैं जो शक्ति उपयोग कर सकता हूं वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली होगी। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। अद्भुत! स्वर्गीय सृजन कौशल बहुत शक्तिशाली है। इसकी साधना की गति सामान्य विधियों की तुलना में बहुत तेज थी।
मुख्य बात यह थी कि इसका हर कदम स्वर्ग की अवहेलना करेगा। प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक व्यवस्था और परंपराओं के विरुद्ध जा सकता था। इसके अलावा साधना विधि में एक गुप्त विधि भी शामिल थी, आत्मा भक्षण गुप्त कौशल। जियान वुशुंग ने खुद को पढ़ा। आत्मा भक्षण गुप्त कौशल अत्यंत आक्रामक और स्वर्ग की अवहेलना करने वाला था। ये गुप्त विधि से अधिक एक निषिद्ध कौशल था। यह उस तरह का था जो अपने पक्ष के 800 सैनिकों की बलि देने की कीमत पर 1000 दुश्मनों को मार सकता था। वैसे भी इस गुप्त विधि का परिचय देखकर वह इससे डरने से खुद को नहीं रोक सका। वह भी गुप्त विधि की साधना करने का इरादा नहीं रखता था। कुछ समय तक अपनी साधना में सुधार करने के बाद वह इसका अधिक ध्यान से अध्ययन कर सकता था। योद्धा, मैं जियान वुशुंग आखिरकार एक असली योद्धा बन गया हूँ। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था क्योंकि उसने 4 साल तक हर तरह का अपमान सहा था। अब उसने आखिरकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया और एक असली योद्धा बन गया। इससे उसे जोर से चिल्लाने का मन हुआ। वह जियान वुशुंग था, हाथ में तलवार लिए कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह बिल्कुल भी बेकार नहीं था। एक साधारण स्नान के बाद जियान वुशुंग तुरंत बाहर चला गया। वह जियान मेंगर को यह खबर बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह एक योद्धा बन गया है। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। मेंगर, मैंने तुमसे कहा था कि मैं निश्चित रूप से योद्धा बनूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में मैं अपने पिता जितना ही शक्तिशाली बनूंगा। मैं स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में शीर्ष योद्धा बनूंगा, जिसके हाथ में ट्रिपल किल स्वॉर्ड होगा और स्वॉर्ड पैविलियन का प्रभारी बनूंगा। उसके दिल में प्रत्याशा थी। उसके पिता का 4 साल पहले से कोई पता नहीं चला था, जिसके बाद उसने ये निर्णय लिया था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपने पिता के पद पर आसीन होने और स्वॉर्ड पैविलियन की कमान संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बन जाएगा। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वह पहले आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस सपने से बहुत दूर था, लेकिन अब यह बिल्कुल अलग था। क्या आपने ये खबर सुनी है कि अभी अभी रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग जियान लैन ने पूरे हॉल को एकजुट करके मैंशन मास्टर से मांग की है कि वे अपनी बेटी जियान मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नामित करें और स्वॉर्ड पवेलियन का प्रभार संभालें। जियान वुशुंग ने तुरंत रुककर कहा, क्या ये सच है कि अंकल लैन ने रेड मार्शल हॉल के साथ गठबंधन करके मैंशन मास्टर से मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनाने के लिए कहा था ताकि वह स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभाल सके? क्या यह मजाक है? जियान वुशुंग हंसा और इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार इन 4 सालों में वह लगभग हर दिन जियान मेंगर के साथ रहा और जियान लैन हमेशा दयालु रही और उसका खास ख्याल रखा। नतीजतन वे एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए। जियान वुशुंग ने भी उनके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार किया, उनसे कोई रहस्य नहीं छिपाया। उनकी सबसे बड़ी इच्छा, जो कि स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालना था, जियान लैन और जियान मेंगर दोनों को पता थी। इसके अलावा यह एक परंपरा थी कि स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर को केवल स्वॉर्ड पवेलियन से ही चुना जा सकता था, और जियान मेंगर अपने पिता की तरह रेड मार्शल हॉल के लिए प्रतिबद्ध थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल 2 अलग अलग गुटों के थे जो वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन ने अपने शुरुआती दिनों में तलवारबाजी में गहन शोध पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका अनुमान प्रत्येक कबीले के उपनाम जियान से लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी क्रमिक समृद्धि और विकास के साथ मार्क्विस की हवेली के जूनियर ने अन्य हथियारों में भी हाथ आजमाया। यह विशेष रूप से तब होता था जब वे तलवारबाजी की तुलना में उनमें अधिक प्रतिभाशाली होते थे। बाद में ऐसे और भी जूनियर हुए, जिससे अंततः रेड मार्शल हॉल का गठन हुआ। इन दोनों गुटों के अस्तित्व ने कभी भी खुले संघर्ष को जन्म नहीं दिया, हालांकि हमेशा प्रतिद्वंद्विता की एक अंतर्निहित धारा थी। अब उनके बीच संबंध विशेष रूप से कटु थे। चूंकि रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग की बेटी जियान मेंगर उनकी उत्तराधिकारी थी, इसलिए वह स्वॉर्ड पवेलियन की कमान कैसे संभाल सकती थी? जियान वुशुंग ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि वह आदमी मजाक कर रहा है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही उसे और खबर मिली। मैंने भी सुना है। रेड मार्शल हॉल के प्रमुख जियान लैन पिल रिफाइनिंग रूम के किमियागरों के साथ मैंशन मास्टर के पास गए और अनुरोध किया कि वे जियान मेंगर को तलवार मंडप का प्रभार संभालने की मंजूरी दें। इसका तलवार मंडप ने कड़ा विरोध किया। हालांकि तलवार मंडप मास्टर जियान नांटियन के गायब होने के बाद से उनका बहुत कम प्रभाव रहा है। उनके विरोध को खारिज कर दिया गया। अंत में मैंशन मास्टर ने, हालांकि अनिच्छुक, जियान मेंगर को तलवार मंडप का प्रभार संभालने का वादा किया जब तक कि वह तलवार मंडप मास्टर बनने के योग्य थी। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए किन मानकों को पूरा करने की आवश्यकता थी? तलवार मार्क्विस मैंशन में तलवार मंडप मास्टर केवल मैंशन मास्टर से कमतर है। उनका एक उच्च दर्जा है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है। इसलिए तलवार मंडप ने हमेशा अपने मास्टर के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के एक सेट पर जोर दिया है। तलवार मंडप मास्टर बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता तलवार सिद्धांतों में अत्यंत उच्च उपलब्धि प्राप्त करना और तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में निपुण होना है।
प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं। उनमें से सभी 18, केवल विस्मयादिबोधक शब्द ही बचे थे। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सामान्य शिष्यों के पास केवल तृतीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की तलवार कलाएं ही उपलब्ध थीं, जबकि प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं उन प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए उपलब्ध थीं जो मुख्य सदस्य या कुलीन सदस्य थे। आज तलवार मंडप में 10 से भी कम शिष्य थे जो प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सीखने के योग्य थे, और यदि संभव भी हो तो वे अधिकतम 1 या 2 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं ही सीख सकते थे। जहां तक 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का सवाल है, तलवार मंडप का एक मुख्य शिष्य भी उन सभी को सीखने के योग्य नहीं था। लाल मार्शल हॉल के शिष्य की तो बात ही छोड़िए। जियान मेंगर के लिए इस मानक को पूरा करना पूरी तरह से असंभव है, किसी ने आत्मविश्वास से कहा। बिल्कुल नहीं, जिया मेंगर ने ये किया। आज हवेली मास्टर और तलवार मंडप के बुजुर्गों की चौकस निगाहों के नीचे उसने गहन स्तर पर दक्षता के अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं की। समकालीन रोमांस। क्षमा करें, ये कैसे संभव हो सकता है? उसने ये तलवार कलाएं कैसे सीखीं? वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। हालांकि जियान वुशुन पूरे समय वहां खड़ा था, अवाक था। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं। क्या वह व्यक्ति नहीं था जिसने जिया मेंगर को वे तकनीकें सिखाई थीं? 4 साल पहले जब उसके पिता लापता थे और वह आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर पा रहा था, तो जियान मेंगर ने ही उसे दुविधा से बाहर निकलने में मदद की थी, जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके प्रति कृतज्ञ होने के कारण वह लगभग हर दिन जियान मेंगर के साथ रहता था। वह तलवार सिद्धांत में महान प्रतिभा से संपन्न थी और तलवार चलाने की शौकीन थी। हालांकि रेड मार्शल हॉल में कोई उन्नत तलवार कला नहीं थी। ये देखकर जियान वुशुन, जो उस समय 12 या 13 साल का एक मासूम बच्चा था, ने जियान मेंगर को तलवारबाजी सिखाना शुरू कर दिया। बाद में उसने उसे तलवार मंडप से तलवार कला भी सिखाए। 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में उसने जियान मेंगर को 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। लेकिन आज उसकी शिक्षा के कारण वह तलवार मंडप की कमान संभालने का सपना देख सकती थी। तलवार मंडप की कमान संभालना उसके पूरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। नहीं, यह असंभव है। मेंगर ऐसा कभी नहीं करेगा। जियान वुशुन ने सिर हिलाते हुए सोचा, इस पर विश्वास करने में अनिच्छुक। तलवार मंडप की कमान संभालने के लिए सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में दक्षता के अलावा जबरदस्त गुणवत्ता और ताकत की आवश्यकता थी, जो अनिवार्य थी। तलवार मंडप मास्टर के लिए न्यूनतम ताकत की आवश्यकता तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों में से प्रत्येक के साथ कम से कम 20 चालों तक युद्ध करने की क्षमता थी, जिसे जियान मेंगर ने सफलतापूर्वक किया। ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्गों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जो बहुत पहले ही आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से सबसे मजबूत एल्डहोंग गोल्ड कोर क्षेत्र से सिर्फ एक कदम दूर असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गया है। जियान मेंगर कभी भी 20 चालों को कैसे पार कर सकता था? हमने उसे हमेशा नीची नज़र से देखा है। वह मार्क्विस की हवेली में हमेशा शांत रहती थी और शायद ही कभी अपनी ताकत दिखाती थी, लेकिन आज 4 तलवार मंडप के बुजुर्गों के साथ उसकी लड़ाई के दौरान वहां मौजूद हर कोई उसकी ताकत से पूरी तरह हैरान था। यह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में था। उससे भी बढ़कर वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। एक और स्तर के साथ वह साधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में होगी। उद्धरण चिन्ह। जियान मेंगर वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी 16 वर्षीय लड़की के लिए यह संभव है। न केवल वे शिष्य जो चर्चा कर रहे थे एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे, बल्कि जियान वुशुन भी पूरी तरह से अचंभित था। मेंगर वह गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई। जियान वुशुन ने अविश्वास के साथ सोचा। हालांकि वह 4 साल तक हर दिन जियान मेंगर के साथ रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। जियान वुशुन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, ये सोचकर कि जियान मेंगर मार्क्विस की हवेली के अन्य शिष्यों की तरह ही थी, जो ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पद के 5वें या 6ठे चरण पर थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आध्यात्मिक सागर क्षेत्र तक पहुंच सकती है। गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। 16 साल की छोटी लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कैसे कदम रख सकती है? पिछले सैकड़ों सालों में स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जियान मेंगर सुपर टैलेंट वाली ऐसी प्रतिभाशाली महिला स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली के सैकड़ों सालों के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखी। वह स्वॉर्ड पवेलियन की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में इतनी अच्छी है कि वह स्वॉर्ड पवेलियन के 4 महान बुजुर्गों की 20 हरकतों से बच गई है। परिणामस्वरूप मेंशन मास्टर ने जियान मेंगर को तुरंत अपनी सहमति दे दी कि वह स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभाल सकती है, जिससे वह स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बन गई। उद्धरण चिन्ह। 2 महीने में स्वॉर्ड पवेलियन मेंशन में एक वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल होगी, जिसमें जियान मेंगर बशुई कमांडरी के मजबूत विशेषज्ञों की मौजूदगी में अपनी अद्भुत ताकत साबित कर सकती है। फिर सभी के सामने उसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अद्भुत!
ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि एक 16 वर्षीय लड़की गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई है। इसने जियान वुशुन को छोड़कर सभी की प्रशंसा जीत ली, जो बगल में खड़ा था और इस खबर को सुनकर पीला पड़ गया। क्या मेंगर वास्तव में गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच गई है? क्या वह वास्तव में 2 महीने में स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में कार्यभार संभालेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जियान वुशुन उसके घर के आंगन में ऐसे भागा जैसे वह पागल हो गया हो। उसका दिल चकरा गया था। ये सच नहीं हो सकता। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। ये सभी जानते थे कि स्वॉर्ड पवेलियन उनके शिष्यों का था, और चूंकि उसके पिता स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर थे, इसलिए वह एकमात्र वारिस था। उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे कहा था कि स्वॉर्ड पवेलियन के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, और यही उसका जीवन भर का सपना था। तो वह दूसरों को अपना सपना चुराने और नष्ट करने कैसे दे सकता था? जियान वुशुंग उस प्रांगण में आया जहां वह हर दिन जियान मेंगर के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करता था। आमतौर पर जियान मेंगर यहां पहले से ही इंतजार कर रही होती, लेकिन आज जियान वुशुंग के प्रांगण में पहुंचने के बाद उसने उसे हमेशा की तरह अपनी जगह पर नहीं देखा। वहां सिर्फ जियान लैन थी, जिसने काला लबादा पहना हुआ था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जियान वुशुंग को बुरा लग रहा था। अंकल लैन, जियान वुशुंग ने हमेशा की तरह उसे पुकारा। तुम यहाँ हो? जियान लैन ने मुड़कर देखा। उसका हमेशा का सौम्य चेहरा पूरी तरह से ठंडा और दूर का हो गया था। तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। आज मेंशन मास्टर ने मेंगर को नया स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नियुक्त किया है। स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल के बाद उत्तराधिकार समारोह आयोजित किया जाएगा। वैसे स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन वर्तमान में तुम्हारे पास है। जियान वुशुंग चौंक गया। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर का प्रतिनिधित्व करने वाला टोकन स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन की सबसे शक्तिशाली तलवार थी, ट्रिपल किल स्वॉर्ड। इसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा वापस लाया गया था जिस पर उसके पिता का भरोसा था, उसके गायब होने के कुछ समय बाद। पिछले 4 सालों में तलवार हमेशा उसके पास ही रही थी। यह उसकी पीठ पर लगी लंबी तलवार थी। इसे सौंप दो, जियान लैन ने कहा। जियान वुशुंग का शरीर और दिल दोनों कांप उठे। जियान लैन को देखते हुए उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और धीमी आवाज में कहा, मैं मेंगर को देखना चाहता हूं। मेंगर? उसकी क्या हैसियत है? तुम्हें लगता है कि तुम जिससे चाहो मिल सकती हो? जियान लैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब तक मैं उसे नहीं देख लेता, मैं इसे नहीं सौंपूंगा, जियान वुशुंग ने विद्रोही भाव से कहा। इस समय भी उसके दिल में अभी भी कुछ उम्मीद थी कि यह सब जियान लैन का विचार था और जियान मेंगर को इसके लिए मजबूर किया जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियान लैन चिल्लाए। उसे गुस्सा आ रहा था। पिताजी, सफ़ेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे घर से बाहर आई। जियान मेंगर। मेंगर? जियान वुशुंग उत्सुकता से उसकी ओर मुड़ा। उस एक नज़र ने उसकी आखिरी उम्मीद को नष्ट कर दिया। उसने देखा कि जियान मेंगर की आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। जियान वुशुंग को अचानक एहसास हुआ कि जियान मेंगर को मजबूर नहीं किया गया था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? जियान वुशुंग ने उसे घूरते हुए पूछा। तुमसे झूठ बोल रही हो? नहीं, जियान मेंगर ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कभी कोई वादा नहीं किया। भले ही तुमने मुझे तलवारबाजी सिखाई हो जैसा मैंने कहा था, मैंने कभी तुम्हें मजबूर नहीं किया। यह एक सौदा था। तुमने मुझे सिखाया और मैं 4 साल तक तुम्हारे साथ रहा। यह उचित है। उद्धरण चिन्ह, केवल एक सौदा। जियान वुशुंग ने फिर से एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल किल तलवार मेरे पिता के भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा वापस भेजी गई थी। यह उसे खोजने का एकमात्र सुराग हो सकता है। मुझे पता है। जियान मेंगर ने सिर हिलाया। आप ये भी जानते हैं कि जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा अपने पिता का उत्तराधिकारी बनना और एक दिन ट्रिपल किल तलवार के साथ तलवार मंडप का प्रभार संभालना है ना? जियान वुशुंग ने पूछना जारी रखा। हाँ, जियान मेंगर ने फिर से सिर हिलाया। हालांकि यह आपके लिए केवल एक सपना है। ये कभी साकार नहीं होगा। आखिरकार आप एक कचरा हैं जो आध्यात्मिक शक्ति की खेती करने में असमर्थ हैं। कचरा? जियान वुशुंग खुद पर हंसना बंद नहीं कर सका। यह आज सुबह ही था जब उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की खेती की थी और आखिरकार कुछ आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया था। वह अब एक असली योद्धा बन गया था। वह उसके साथ यह साझा करने के लिए मुश्किल से इंतजार कर रहा था। कौन सोच सकता था कि वह पूरे समय उसे कचरा समझ रही थी। एक दयनीय व्यक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। जियान वुशुंग, चीजें हो चुकी हैं। इस पर अंतहीन सौदेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल आपको कमजोर दिखाएगा। यदि आप जो कुछ भी भुगत चुके हैं उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आप मुझे निष्पक्ष रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस दुनिया में ताकत आपको शक्ति और अधिकार देती है। जब आप कमजोर होते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप इसके लिए किसे दोषी ठहरा सकते हैं? जियान मेंगर ने उदासीनता से कहा। तो बस इतना ही?
क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, जियान वुशुंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान एक उदास मुस्कान थी। तो मैं हमेशा से मूर्ख रहा हूँ। हा बेवकूफ़, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं एक बेवकूफ़ हूँ। उद्धरण चिन्ह। जियान वुशुंग ने ऐसे दहाड़ लगाई जैसे वह पागल हो। जियान लैन और जियान मेंगर पास खड़े थे और बिना किसी दया के चुपचाप उसे देख रहे थे। उसने जो कहा था वह क्रूर सत्य था। इस दुनिया में लोग जंगल के कानून के अनुसार जीवित रहते हैं। जियान वुशुंग उदास होकर हंसा। लेकिन इस बीच उसके दिमाग पर एक साथ हजारों वज्रपात हुए। उसका चेहरा मुड़ गया था और उसकी आंखें उलझी हुई थीं, पहले अविश्वास, फिर सदमा और अंत में गुस्सा, लगभग पागलपन की हद तक। कई सेकंड बाद जियान वुशुंग ने अचानक हंसना बंद कर दिया। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखें शांत हो गई थीं। जियान लैन और जियान मेंगर दोनों ने उसके परिवर्तन को देखा। वे काफी हैरान थे। हालांकि उन्होंने इतने कम समय में जियान वुशुंग के दिल में आए क्रांतिकारी बदलाव को नहीं देखा। मूल रूप से मासूम और सरल दिमाग वाला जियान वुशुंग चला गया था। इसके बजाय जो आदमी बचा था वह जीवन में दशकों के उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद जियान वुशुंग ने जियान मेंगर की ओर देखा। उसकी नज़र हड्डियों को जमा देने वाली थी और बिल्कुल भी कोमल नहीं थी। जियान मेंगर उसकी तीव्र निगाहों के नीचे ठंड महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये आंखें कितनी ठंडी थीं, एक जहरीले सांप की तरह अपने शिकार को घूर रहा है। जियान मेंगर, तुम सही हो। केवल कमज़ोर लोग ही दया की प्रार्थना करते हैं। विशेषज्ञ खुद को ताकत से साबित करते हैं। तो जियान वुशुंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी पीठ से ट्रिपल किल तलवार खींची, उसे ऊपर उठाया। श्वा। तलवार की तीखी धार ने जियान वुशुंग की हथेली पर खून बहने वाले घाव को खरोंच दिया। खून से लथपथ मुट्ठी को भींचते हुए उसके हाथ में जलन होने लगी। दर्द के बावजूद उसने जियान मेंगर को देखा और कहा, 2 महीने बाद स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल के दौरान जिस दिन तुम सार्वजनिक रूप से स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के पद पर सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम सबको बता दूंगा कि स्वॉर्ड पवेलियन हमेशा के लिए स्वॉर्ड पवेलियन का है। यह मेरे पिता का है, मेरा है। किसी और का इसमें हाथ होना असंभव है। मैं हर उस व्यक्ति को मार डालूंगा जो अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा। उसकी बांह से खून धीरे धीरे बहता हुआ जमीन पर टपकने लगा। उसके शब्द मधुर और जोरदार लग रहे थे। जहां तक ट्रिपल किल तलवार की बात है, हुन्फ, उसके हाथ में तलवार को देखते हुए जियान वुशुंग ने व्यंग्य किया और कहा, तुम्हें ये चाहिए? ये लो। जियान वुशुंग ने जियान मेंगर की ओर ट्रिपल किल तलवार फेंकी, फिर वह मुड़ा और सीधे बाहर चला गया। ठीक उसी क्षण जब वह आंगन से बाहर निकला, जियान वुशुंग रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुम्हें 2 महीने में देखूंगा। थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए और जियान वुशुंग के जाने और अकेलेपन को देखकर हैरान, जियान मेंगर को अचानक लगा कि उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार बहुत भारी थी। हुन्फ, जो कचरा आध्यात्मिक शक्ति को भी नहीं समेट सकता, वह 2 महीने में तुम्हें चुनौती देना चाहता है। वह मजाक कर रहा होगा। उसके लिए बेहतर होगा कि वह 2 महीने के भीतर एक असली योद्धा बन जाए। पास में खड़ी जियान लैन तिरस्कार में हंस पड़ी। ये सुनकर जियान मेंगर ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ये सही है, वह अभी भी कचरा है जो आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकता। 2 महीने में मुझसे लड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यह एक बहुत बड़ा मजाक है। समकालीन रोमांस। जियान वुशुंग अकेले अपने आंगन में वापस गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। जियान मेंगर, हा। जियान वुशुंग खुद पर हंसा। उसने उसके साथ बिताए इन 4 सालों के बारे में सोचा। उनके साथ बिताए समय ने उसके लिए अद्भुत यादें बनाई थीं, लेकिन अब ये सभी यादें तीखे कांटे बन गई थीं जो उसे बहुत दर्द देती थीं। कमज़ोर, हाँ, वह सही कह रही है। आखिरकार मेरी ताकत बहुत कमज़ोर है। अगर मैं जियान मेंगर से ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता तो वह मेरे सामने कभी ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करती। उस ताकत के साथ उसके लिए स्वॉर्ड पवेलियन की कमान संभालने की कोई उम्मीद नहीं है। ताकत। जियान वुशुंग की आंखें ठंडी थीं। कोई नहीं जानता था कि सिर्फ एक दिन में उसके अंदर कितना बड़ा मानसिक बदलाव आया था। कोई भी बाहरी व्यक्ति एक दिन के लिए भी स्वॉर्ड पवेलियन पर उंगली नहीं रख सकता। 2 महीने में मुझे जियान मेंगर को निष्पक्ष तरीके से हराना होगा, इससे पहले कि वह आधिकारिक तौर पर तलवार मंडप मास्टर के पद पर सफल हो जाए। 2 महीने। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर लीं। हो सकता है कि दूसरों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करने से लेकर जियान मेंगर के स्तर, गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक साधना करना असंभव हो, लेकिन जियान वुशुंग अलग था। आखिरकार उसने स्वर्गीय सृजन कौशल, स्वर्ग को चुनौती देने वाली मार्शल आर्ट की साधना की थी। और चूंकि यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी, इसलिए उसे प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए साधना करने में सक्षम होना चाहिए। समकालीन रोमांस। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन तियानज़ोंग राजवंश के तियानयान प्रांत के बाशुई प्रांत में स्थित था।
यह बाशुई प्रांत के भीतर मुख्य शक्तियों में से एक था और यह विशेष रूप से तलवार सिद्धांत पर केंद्रित था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में 2 गुट थे, स्वॉर्ड पवेलियन और रेड मार्शल हॉल। इन दोनों गुटों ने खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तलवार मंडप हमेशा जीतता रहा। हालांकि जब 4 साल पहले तलवार मंडप मास्टर जियान नंतियन गायब हो गए तो तलवार मंडप ने अपनी रीढ़ खो दी। इसकी समग्र शक्ति में विनाशकारी गिरावट आई और साथ ही इसके बोलने के अधिकार में भी कमी आई। लाल मार्शल हॉल के साथ लड़ाई में तलवार मंडप पूरी तरह से नुकसान में था। कल ही लाल मार्शल हॉल से जियान मेंगर ने तलवार मंडप मास्टर का पद छीन लिया था। तलवार मंडप सफ़ेद कपड़े पहने और अपनी पीठ पर एक आम लंबी तलवार के साथ जियान वुशुंग तलवार मंडप के दरवाजे तक चला गया। शीर्ष पर 2 शब्दों तलवार मंडप को देखते हुए उसका मूड बेहद जटिल था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर तलवार मंडप में कदम रखा। जब जियान वुशुंग तलवार मंडप में दिखाई दिया तो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे कई शिष्य उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या वह जियान वुशुंग है? हाँ, ये वही है। वह एक गद्दार है। उसने हमारे तलवार मंडप से लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति को कई प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं सिखाईं। वह यहाँ कैसे आया? काश हम उसे दोष नहीं दे सकते। आखिरकार उसे धोखा दिया गया था, और अगर जियान मेंगर तलवार मंडप की कमान संभालता है तो उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। कृपया ऐसी बातें करना बंद करें। वह दर्द में है। तलवार मंडप में बहुत फुसफुसाहट हो रही थी। उस पर ज्यादातर आंखें दया से भरी थीं। ये खबर कि जियान मेंगर तलवार मंडप की कमान संभालेगी पूरे तलवार मार्क्वेस हवेली में फैल गई थी, इसलिए ये खबर कि उसने तलवार मंडप की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत हासिल कर ली है, स्वाभाविक रूप से यहाँ तक पहुँच गई थी। आमतौर पर इन प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी केवल 1 या 2 ही सीख सकते थे। तो जियान मेंगर ने एक ही समय में सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में महारत कैसे हासिल की? जवाब स्पष्ट था, जियान वुशुंग ने उसे सिखाया था। पूरे तलवार मंडप में केवल जियान वुशुंग ही सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं को जानता था। अपने पिता की स्थिति के कारण उसने बचपन से ही तलवारबाजी सीखी थी और उसके पिता ने उसे ये 18 तकनीकें सिखाई थीं। तलवार मंडप बड़बड़ाहट और टिप्पणियों से भरा था, लेकिन जियान वुशुंग ने नहीं रोका। वह उदासीन भाव के साथ सीधे आंतरिक हॉल में चला गया। हॉल के अंदर भूरे बालों वाला एक बुजुर्ग ग्रे लबादा पहने हुए एक धागे से बंधी किताब को देख रहा था, लेकिन जब उसने जियान वुशुंग को अंदर आते देखा तो वह हैरान होकर रुक गया। युवा मंडप मास्टर, भूरे लबादे वाले बुजुर्ग ने विवश स्वर में कहा। एल्डर होंग, जियान वुशुंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसकी आंखें अपराधबोध से भरी हुई थीं। वर्षों से तलवार मंडप के बुजुर्गों ने तलवार मंडप के लिए अपना पूरा प्रयास किया था। हालांकि उनकी मूर्खता के कारण तलवार मंडप मास्टर का पद बदल गया था और लाल मार्शल हॉल के एक व्यक्ति द्वारा कार्यभार संभाला जा रहा था। इसलिए जियान वुशुंग को दोषी महसूस हुआ। यह आपकी गलती नहीं है। आप बहुत छोटे हैं और इन योजनाओं को नहीं समझते हैं। हम तलवार मंडप के बुजुर्ग आपको दोष नहीं देंगे। एल्डर होंग ने जियान वुशुंग की आंखों में दोषी भाव देखा और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अगर किसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए तो वह जियान लैन और जियान मेंगर हैं। उनके तरीके बहुत ही बेईमान थे, खासकर उस जियान मेंगर को। मैं उससे कई बार मिल चुका हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी योजनाओं को इतनी गहराई से छिपा सकती है। छोटी उम्र में ऐसे दिमाग के साथ उसकी भविष्य की उपलब्धियां बहुत बड़ी होंगी। ये बहुत बुरा नहीं है कि तलवार मंडप उसके हाथों में आ गया है। तलवार मंडप, केवल तलवार मंडप के शिष्य ही इसका प्रभार संभाल सकते हैं, जियान वुशुंग ने दृढ़ता से कहा। एल्डर होंग एक पल के लिए चौंक गए और फिर वे केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकते थे। अपने दिल की गहराई में वे जियान मेंगर को तलवार मंडप का प्रभार सौंपने के लिए बेहद अनिच्छुक थे, लेकिन अब ये चीजें हो चुकी थीं। वह क्या कर सकते थे? वह केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे। एल्डर होंग, मैं मानव स्तर की साधना कक्ष के अंदर जाना चाहता हूं, जियान वुशुंग ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। मानव स्तर की साधना कक्ष? एल्डर होंग चौंक गए। मानव स्तर की साधना कक्ष तलवार मंडप में साधना के लिए एक विशेष गुप्त कक्ष था। मानव स्तर की साधना कक्ष के अलावा पृथ्वी स्तर की साधना कक्ष और स्वर्ग स्तर की साधना कक्ष थे। ये 3 साधना कक्ष साधना को बढ़ावा देने में मदद कर सकते थे, लेकिन इनमें कुछ नुकसान भी थे। कुछ ही शिष्य नियमित रूप से यहाँ साधना करने आते थे। हालांकि जियान वुशुंग ने कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जमा की थी। वह मानव स्तर की साधना कक्ष में क्या कर सकता था? हालांकि एल्डर होंग हैरान था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे साथ आओ। जल्द ही एल्डर होंग जियान वुशुंग को एक गुप्त कक्ष में ले गया। युवा मंडप गुरु, आप 4 साल पहले साधना के लिए इस साधना कक्ष में आए थे और आप अंदर के वातावरण से परिचित हैं। अपने आप को मजबूर न करें। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए।
एल्डर होंग ने उसे धैर्यपूर्वक चेतावनी दी। मुझे पता है। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया और फिर गुप्त कक्ष में कदम रखा। इस साधारण गुप्त कक्ष में कोई सजावट नहीं थी। जब जियान वुशुंग ने गुप्त कक्ष में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर दौड़ रही है और उसे दबा रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कीचड़ में धंसा हुआ है और कोई भी इशारा या हरकत करना बहुत मुश्किल था। ये बल मानव स्तर की साधना कक्ष का अनूठा दबाव था। यह अत्याचारी था। इस बल के तहत गुप्त कक्ष में हर हरकत बेहद मुश्किल हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना भी चाहे तो उसे इसका विरोध करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। इस तरह आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति काफ़ी भयावह होगी। आमतौर पर अगर आध्यात्मिक पथ के पहले चरण में एक आम योद्धा केवल मानव स्तर की साधना कक्ष में खड़ा होता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति 8 मिनट से अधिक समय में समाप्त नहीं होगी। अगर वह इस कमरे में तलवारबाजी का अभ्यास करता है तो आध्यात्मिक शक्ति की खपत की गति अविश्वसनीय होगी। मुझे शुरू करने दो। जियान वुशुंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी पीठ पर लंबी तलवार खुली हुई थी। तलवार की रोशनी अप्रत्याशित गति से चमकती थी। रोशनी बेतरतीब ढंग से मंद और चमकती रहती थी। कभी कभी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होती थी, जबकि कभी कभी ये तलवार की रोशनी की हर किरण में अलग हो जाती थी। ये तलवार मार्क्वेस हवेली की प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं में से एक थी। इसे ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट कहा जाता था। मानव स्तर की साधना कक्ष में जियान वुशुंग ने तलवारबाजी का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इसके अत्याचारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय गति से भस्म हो गई। एक पल में, इससे पहले कि वह पूरी ब्राइट मून स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास भी करता, उसने पाया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान वुशुंग ने तुरंत अपनी लंबी तलवार को म्यान में रखा और इस गुप्त कक्ष के दाईं ओर एक कोने में चला गया। वहां एक पीले रंग का कैटेल हैसॉक मौजूद था। इसे लोगों को अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण से बिना किसी रुकावट के अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस पाने के लिए बनाया गया था। कैटेल हैसॉक पर बैठे हुए जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह सभी दिशाओं से उसके पास आया, जो उसके 8 अतिरिक्त मेरिडियन के माध्यम से उसके डेंटियन में एक हास्यास्पद गति से एकत्रित हो रहा था। 10 मिनट के बाद जियान वुशुंग फिर से खड़ा हो गया। उसकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति पहले से भी अधिक मजबूत होकर शिखर पर पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने सोचा था, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए स्वर्गीय सृजन कौशल की गति सामान्य साधना साधनों की तुलना में कहीं अधिक तेज है। निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की गति तेज है। ये सच है, क्योंकि जब आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया जाता है तो एक सामान्य योद्धा शिखर तक नहीं पहुंच सकता है जब तक कि वह ठीक होने में कई घंटे न बिताए। मुझे केवल 10 मिनट चाहिए। जियान वुशुंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। यह अन्य साधनों की तुलना में स्वर्गीय सृजन कौशल की एक और प्रभावशाली शक्ति थी। साधना की गति तेज थी, जैसा कि आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करने की गति थी, और मानव स्तर की साधना कक्ष में ये पुनर्प्राप्ति गति लगभग साधना के दौरान धोखा देने वाले उपकरण के समान थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने और फिर इसे पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने की प्रक्रिया साधना के लिए बहुत सहायक थी। एक पूरा चक्र करने से एक साधारण योद्धा भी हर बार ऐसा करने पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति में काफ़ी सुधार कर सकता है। जियान वुशुंग ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति की साधना की, इसलिए आध्यात्मिक शक्ति में उसका सुधार अधिक होगा। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने तुरंत देखा कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। यह मानव स्तर की साधना कक्ष में साधना करने का लाभ था। साधारण योद्धाओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की उनकी गति बहुत धीमी थी, इसलिए उनके लिए दिन में अधिकतम 2 चक्रों से अधिक पूरा करना प्रभावी नहीं था। इसके अलावा इस कमरे में साधना करना निराशाजनक और असहनीय था। आमतौर पर बहुत कम शिष्य यहाँ साधना करना चुनते हैं। कभी कभी कुछ शिष्य जो किसी बाधा को पार नहीं कर पाते थे, यहाँ आते थे और इस कमरे में गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक वैसे ही जैसे जियान वुशुंग ने 4 साल पहले एक बार इस मानव स्तरीय साधना कक्ष में साधना की थी, जब वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा नहीं कर पाया था। मैं जिस स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना करता हूँ, वह आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने की मेरी गति को अकल्पनीय बनाता है। दूसरे लोग दिन में केवल 2 बार ही साधना चक्र पूरा कर सकते हैं, जबकि मैं दिन में कम से कम 20 बार पूरा कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी साधना सामान्य योद्धाओं की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज होगी। स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना गति काफ़ी तेज थी। इसके अलावा मानव स्तरीय साधना कक्ष की मदद से उसकी साधना गति इतनी तेज होगी कि वह 1 या 2 दिनों के भीतर दिव्यपथ के दूसरे स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। मुझे योद्धा बनने में दूसरों की तुलना में 4 साल अधिक लगे, इसलिए मुझे आम लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं अब पीछे न रह जाऊं। जियान वुशुंग की आंखों से एक तीखी रोशनी फूट पड़ी। उसके बाद से वह मानव स्तर के साधना कक्ष में पूरी तरह से साधना में डूब गया।
साधना चक्र की शुरुआत आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने से हुई और इसे अपने चरम पर वापस लाने के बाद समाप्त हुई। प्रत्येक चक्र ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और बेहतर बनाने में मदद की। इसके अलावा वह लगभग हर दिन दर्जनों साधना चक्र पूरे कर सकता था। साधना की गति भी सामान्य योद्धाओं की तुलना में 10 गुना तेज थी, संभवतः उससे भी ज्यादा। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। स्वॉर्ड पवेलियन के गेट के सामने धमाका, एक गहरी दुर्घटना की आवाज के साथ तलवार मंडप का एक शिष्य लगातार आकाश में फेंका गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। हा, तलवार मंडप के शिष्य बहुत कमजोर हैं। हंसी बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक की थी। वह स्पष्ट रूप से तलवार मंडप का शिष्य नहीं था, फिर भी वह तलवार मंडप के द्वार के सामने दबंगई से खड़ा था। उसके शब्दों को सुनकर उसके आसपास के कई शिष्य नाराज हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। मुझसे पहले छठे चरण तक पहुंचना और मुझसे ज्यादा मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं है। पराजित शिष्य खड़ा हुआ और आक्रोश से बोला, ये सच है कि तुम हार गए हो, फिर भी तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्या तलवार मंडप के सभी शिष्य तुम्हारे जैसे हैं? युवक ने एक व्यंग्यात्मक नज़र से हत्यारी नज़र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या? उसने अपनी नज़र घुमाई, जियान वुशुंग को तलवार मंडप की ओर चलते हुए देखा और फिर उसे एक दुष्ट मुस्कान दी। हमेशा की तरह जियान वुशुंग तलवार मंडप में साधना करने आया था। हालांकि जैसे ही वह तलवार मंडप के दरवाजे पर आया, क्या वह युवा मंडप मास्टर जियान वुशुंग है? अचानक एक मजाकिया आवाज आई। जियान वुशुंग रुक गया और बैंगनी वस्त्र पहने युवक को थोड़ी बंद आंखों से देखा। उसे इस युवक का थोड़ा सा आभास हुआ। वह जानता था कि उसका नाम जियान लिन है और वह रेड मार्शल हॉल का एक उत्कृष्ट शिष्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि जियान लिन को जियान मेंगर पर क्रश था और वह हर समय उसे खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन दुर्भाग्य से जियान मेंगर 4 साल तक जियान वुशुंग के साथ रही थी ताकि वह तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का अध्ययन कर सके। इसने जियान लिन को ईर्ष्या के कारण जियान वुशुंग से बहुत नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जियान लिन को जियान लैन और जियान मेंगर के कारण जियान वुशुंग से लड़ने का कभी मौका नहीं मिला था। तलवार हाथ में लेकर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नाम तो अच्छा है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, जियान लिन ने बिना किसी संकोच के जियान वुशुंग पर व्यंग्य किया। इसके अलावा तुम मेंगर का प्यार भी पाना चाहते हो। ये तो ऐसा है जैसे मेढक हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें खुद को देखना चाहिए। मेंगर उस कचरे से क्यों प्यार करेगा जो आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित नहीं कर सकता? जियान वुशुंग ने जियान लिन की तरफ देखा। गुस्सा होने के बजाय वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और कहा, तुम सही हो, मेरे जैसे लोग जियान मेंगर के लायक नहीं हैं। मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। उसे मुझे दे दो। जियान लिन पहले तो हैरान हुआ और फिर उग्र हो गया। अरे, तुम्हें लगता है कि उसे देने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे कचरे की जरूरत है? समकालीन रोमांस। जियान वुशुंग ठिठुरते हुए हंसा। बिना एक और शब्द कहे वह वापस तलवार मंडप की ओर चला गया। कचरा, वहीं रुक जाओ। जियान लिन दहाड़ा। जियान वुशुंग ने उसे अनदेखा किया और चलता रहा। कमीने, तुमने मुझे अनदेखा करने की हिम्मत कैसे की? जियान लिन ने डांटा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। उसने अपना शरीर हिलाया और एक हथेली जियान वुशुंग की पीठ पर लगी। अपनी पीठ के पीछे हवा को देखते हुए जियान वुशुंग अचानक ठंडी आंखों से पीछे मुड़ा। उसके दाहिने हाथ ने शक्तिशाली और जोरदार तरीके से मुक्का मारा और आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उसके अंदर से फूट पड़ी। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही जियान वुशुंग दहाड़ा, उसकी आवाज़ उसके हाथ की ताकत के साथ बाहर निकली। जियान वुशुंग की मुट्ठी जियान लिन की हथेली से टकरा गई। धमाका। जियान वुशुंग कुछ कदम पीछे हट गया, जबकि जियान लिन को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे केवल एक कदम पीछे धकेला गया था, जियान लिन पूरी तरह से चौंक गया था। ऐसा कैसे? जियान लिन ने उभरी हुई आंखों से जियान वुशुंग को घूरा। उसने बहुत जोर से मारने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए हथेली में बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से सहन नहीं कर पाएगा, जबकि जियान वुशुंग ने उसे पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर दिया था। तीसरा कदम। वह कम से कम आध्यात्मिक पथ के तीसरे कदम पर पहुंच गया है, या तीसरे कदम के शिखर पर भी, जियान लिन ने डर के साथ कहा। तलवार मंडप के सामने जियान वुशुंग और जियान लिन के अलावा तलवार मंडप के बहुत से शिष्य थे। उन्होंने जो कुछ हुआ उसे देखा और भ्रमित महसूस किया। उसने जियान लिन को पीछे धकेल दिया। ये कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण का शिखर। जियान लिन आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर है। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, लेकिन कोई भी साधारण व्यक्ति इसे सहन नहीं कर सकता था। जियान लिन को पीछे धकेला गया। तीसरा चरण। उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है। क्या जियान वुशुंग ने आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की है और योद्धा बन गया है? क्या उसकी साधना आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण पर है? ये चौंकाने वाला था। सभी तलवार मंडप के शिष्य आश्चर्यचकित थे।
सिर्फ 10 दिन पहले जियान वुशुंग ने कोई आध्यात्मिक शक्ति एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन बीतने के बाद उसने न केवल आध्यात्मिक शक्ति एकत्र की थी, बल्कि आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक साधना भी की थी। 10 दिनों में वह निरंतर सफलताओं के बाद योद्धा से आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? वे नहीं जानते थे कि जियान वुशुंग ने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी और उसे एक साधारण व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना पद्धति थी। 10 दिन पहले हालांकि उसने अभी अभी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ उसकी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में तेज थी। इसके अलावा उसने मानव स्तर की साधना कक्ष में उन्मत्त और हताश साधना की थी, जहां जियान वुशुंग के लिए एक दिन की साधना सामान्य लोगों के लिए दर्जनों दिनों की साधना के बराबर थी। 10 दिनों के बाद उसे दिव्य पथ के पहले स्वर्ग से दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग तक सीधी सफलता मिली थी। बेशक उसे अभी अभी सफलता मिली थी और वह केवल तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा था। जियान लिन को लगा कि वह आध्यात्मिक पथ के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। इसका कारण यह था कि उसने स्वर्गीय सृजन कौशल की साधना की थी, इसलिए उसकी ताकत उसी स्तर के अन्य योद्धाओं की तुलना में काफ़ी अधिक थी। बच्चे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमाका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आध्यात्मिक पथ के केवल तीसरे चरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने तुम अभी भी कचरा हो, जियान लिन ने जियान वुशुंग को घूरते हुए कहा। उसकी हथेलियों से उभरती आध्यात्मिक शक्ति से पता चलता है कि वह पूरी ताकत से जा रहा था। जियान वुशुंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चाहे कुछ भी हो, वह किसी ऐसे व्यक्ति के हमले का सामना नहीं कर सकता था जो आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना कर रहा था। इस समय तुम क्या कर रहे हो? एक धीमी सी गड़गड़ाहट हुई, फिर एल्डहोंग अपने ग्रे लबादे में तलवार मंडप से बाहर आए। एल्डहोंग, कई तलवार मंडप के शिष्यों ने एक साथ सम्मानपूर्वक सलामी दी। एल्डर को देखकर जियान लिन तुरंत रुक गया और उसने अपना रूप बदल लिया। उससे उभर रही दुर्जय आध्यात्मिक शक्ति वापस खींच ली गई। उसी समय उसने सलाम किया, एल्डहोंग। एल्डहोंग ने जियान लिन की ओर देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, आप जियान लिन हैं, हो? आध्यात्मिक पथ के छठे चरण के शिखर पर साधना के साथ आप उसी स्तर के शिष्यों के बीच बहुत अच्छे हैं। थोड़ी गहरी साधना पर भरोसा करते हुए आप तलवार मंडप के सामने अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे निपट सके? मेरी हिम्मत नहीं है। जियान लिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। वह काफी हद तक जानता था कि भले ही तलवार मंडप की स्थिति तलवार मार्क्वेस हवेली में स्पष्ट रूप से कम हो गई हो, तलवार मंडप के 4 महान बुजुर्ग, जो सभी आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे, हवेली की रीढ़ थे। विशेष रूप से एल्डहोंग, उनकी ताकत वर्तमान तलवार मार्क्वेस हवेली में शीर्ष 3 में थी। इतने मजबूत आदमी का सामना करते हुए भले ही वह घमंडी था, उसने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। अब यहाँ से चले जाओ, एल्डहोंग ने डांटा। ठीक है, जियान लिन ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन जब वह जा रहा था तो उसने जियान वुशुंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियान वुशुंग, मैंने सुना है कि तुम मेंगर को खोजने गए थे जिस दिन उसे नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और 2 महीने में वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल के लिए साहपूर्वक व्यक्तिगत चुनौती दी थी। पहले तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वे ये सुन रहे थे। उन्होंने जियान वुशुंग की ओर देखा। 2 महीने बाद जियान वुशुंग जियान मेंगर को चुनौती देगा? क्या यह मजाक था? इस दुनिया में बहुत से लोग मूर्ख और अहंकारी हैं, लेकिन मैं कभी भी आप जैसा मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति नहीं मिला। सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग के तीसरे चरण के साथ आप वास्तव में मेंगर को हराने की सोच रहे हैं जो गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में है। हाँ, मेरी हंसी मुझे मार रही है। जियान लिन चला गया, लेकिन उसकी बेईमानी भरी हंसी तलवार मंडप के सामने गूंज उठी। जियान वुशुंग बस वहीं खड़ा रहा, एक उदासीन भाव के साथ। कई लोगों ने अपनी आंखों में पछतावे के साथ उसे देखा। कुछ की आंखें तो उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थीं, बिल्कुल जियान लिन की तरह। यहाँ तक कि एल्डहोंग भी जियान वुशुंग को एक शांत जटिल भाव से देख रहे थे। 2 महीने में वह जियान मेंगर को चुनौती दे रहा है। क्या जियान वुशुंग आध्यात्मिक मार्ग के तीसरे चरण में अपनी साधना पर भरोसा करने वाला था? सभी तलवार मंडप के शिष्यों ने सोचा कि जियान वुशुंग के लिए ये सिर्फ एक इच्छाधारी सोच थी। जियान लिन के जाने के बाद एल्डहोंग ने जियान वुशुंग को आंख मारी। तुरंत वे स्वॉर्ड पवेलियन के हॉल के अंदर चले गए। युवा पवेलियन मास्टर, बधाई हो। 4 साल के प्रयास के बाद आखिरकार आप एक असली योद्धा बन गए हैं। एल्डहोंग मुस्कुराए। उन्होंने अभी अभी स्वॉर्ड पवेलियन के बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था और निश्चित रूप से जियान लिन को जियान वुशुंग द्वारा पीछे धकेला गया था। लेकिन सिर्फ योद्धा होना ही काफ़ी नहीं है, जियान वुशुंग ने उदास स्वर में कहा। एल्डहोंग ने जियान वुशुंग को गंभीरता से देखा और पूछा, युवा पवेलियन मास्टर, क्या आप वाकई स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन बैटल में जियान मेंगर से लड़ना चाहते हैं?
हाँ, ये प्रतियोगिता अपरिहार्य है, जियान वुशुन ने दृढ़ता से कहा। एल्दहोन ने सोचा कि यह असंभव है। पवेलियन के युवा मास्टर, आपको पता होना चाहिए कि योद्धा की साधना के दौरान प्रत्येक स्तर की सफलता बहुत कठिन होती है। इसमें बहुत लंबा समय भी लगेगा। सिर्फ 2 महीने। जहां तक मुझे पता है, पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसने 2 महीने में इतनी बड़ी प्रगति की, वह था पवेलियन मास्टर, आपके पिता। समकालीन रोमांस। जब पवेलियन मास्टर युवा थे तो 2 महीने में वे स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण से स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक पहुंच गए थे। उन्हें 4 स्तरों की सीधी सफलता मिली थी, जो प्राकृतिक व्यवस्था को बहुत हद तक चुनौती देती थी। पवेलियन मास्टर को इतनी सफलता इसलिए मिली क्योंकि सबसे पहले उनके पास खेती के लिए एक महान उपहार था, साथ ही स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से बड़ी संख्या में गोलियों का समर्थन भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पवेलियन मास्टर ने वे 2 महीने ग्लेडिएटर एरेना में बिताए और लगभग हर दिन विरोधियों के साथ युद्ध में भाग लिया। केवल अखाड़े में जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के कारण ही वे इतनी तेजी से प्रगति कर पाए। हालांकि पवेलियन मास्टर को स्पिरिट पाथ के दूसरे चरण से स्पिरिट पाथ के छठे चरण तक ही सफलता मिली थी, एल्दहोन ने जियान वुशुन को घूरते हुए कहा। लेकिन यह उसे उसके निर्णय से विचलित नहीं कर सका, जरा भी नहीं। बेशक, उसने एल्दहोन की बात समझी। उसके पिता को आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण को पार करने और आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक पहुंचने में 2 महीने लग गए थे, जो अविश्वसनीय था। हालांकि वह जो करने जा रहा था वह बहुत कठिन था। जियान मेंगर पहले से ही गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में है। मुझे कम से कम दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। फिर स्वर्गीय सृजन कौशल और मेरी तलवारबाजी के साथ साथ आत्मा भक्षण गुप्त कौशल के आधार पर मेरे लिए उसे हराना संभव है। और दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग तक, यह एक ही बात है कि उन्हें दोनों को 4 स्तरों को पार करने की आवश्यकता है। लेकिन यह आध्यात्मिक पथ के दूसरे चरण से आध्यात्मिक पथ के छठे चरण तक पहुंचने से कम 10 गुना कठिन है। लेकिन मैं एक विद्रोही साधक हूं। मेरा हर कदम असामान्य होगा और प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए यह संभव है। जियान वुशुन ने अपना मन बना लिया था। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। ये देखकर एल्दहोन ने पूछा, क्या तुम वाकई कोशिश करना चाहते हो? बेशक, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे 2 महीने में हरा दूंगा। जियान वुशुन की आंखें उदास थीं। उस स्थिति में मैं और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। एल्दहोन ने अपनी छाती से एक जेड बॉक्स निकाला और फिर उसे खोला। जेड बॉक्स के अंदर 2 दूधिया सफ़ेद गोलियां थीं। आत्मा साधना की गोली। जियान वुशुन को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन तुरंत उसने अपना सिर हिला दिया। ये सही नहीं लगता। इसकी खुशबू बहुत तेज है। यह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती। क्या ये प्रथम श्रेणी की गोली हो सकती है? आत्मा साधना की गोलियां सिर्फ आत्मा पथ क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा ली जाती थीं। यह उस स्तर के योद्धाओं की साधना में बहुत सहायक होती। हालांकि आत्मा साधना की गोलियां 2 तरह की होती थीं। प्रथम श्रेणी की गोलियां साधारण गोलियों से 10 गुना दुर्लभ और ज़्यादा प्रभावी होती थीं। इसके अलावा इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं होती थीं, इसलिए कोई योद्धा बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल कर सकता था। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली एक अनमोल खजाना थी। बाजार मूल्य में सैकड़ों साधारण गोलियां भी प्रथम श्रेणी की गोली से मेल नहीं खा सकती। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली के गोली शोधन कक्ष में कई कीमियागर थे, लेकिन कोई भी प्रथम श्रेणी की गोली बनाने में कामयाब नहीं हुआ। यही कारण था कि हवेली में कोई नहीं था। अगर वास्तव में इसकी ज़रूरत थी तो हवेली इसे केवल ग्लेडिएटर एरेना से ही खरीद सकती थी। समकालीन रोमांस। जियान वुशुन को उम्मीद नहीं थी कि एल्दहोन के पास एक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली होगी। 2 की तो बात ही छोड़िए। मैंने ग्लेडिएटर एरेना से ये 2 प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां खरीदने के लिए काफ़ी कीमत चुकाए। मैं एक अच्छा शिष्य ढूंढने और उसे ये गोलियां देने की योजना बना रहा था। मुझे नहीं लगा कि तलवार मंडप में इतना बड़ा संकट आ जाएगा इससे पहले कि मैं एक भी शिष्य ढूंढ पाऊं। इसलिए मैं ये 2 गोलियां आपको सौंपता हूं, युवा गुरु। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगी, एल्दहोन ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्दहोन। जियान वुशुन ने एल्दहोन की ओर देखा, लेकिन गोलियां लेने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए। एक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली बेहद शक्तिशाली होती है। स्पिरिट पाथ दायरे में एक योद्धा को गोली को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए आमतौर पर 1 महीने की ज़रूरत होती है, और अब आपके पास 2 हैं। यह आपके लिए इन 2 गोलियों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि यह आपकी साधना में बहुत मदद करेगा। बस उन्हें ले लो, एल्दहोन ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियान वुशुन ने बिना किसी दिखावे के जेड बॉक्स को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। एल्दहोन, निश्चिंत रहें, जब तक मैं जीवित हूं तलवार मंडप ढह नहीं जाएगा। 2 महीने में मैं तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई में सभी के सामने रेड मार्शल हॉल के जियान मेंगर को ठीक से हरा दूंगा।
मैं सभी को बता दूंगा कि तलवार मंडप मास्टर केवल तलवार मंडप का शिष्य ही हो सकता है। जब उसने बात करना समाप्त किया तो जियान वुशुंग मुड़ा और एक बार फिर से साधना कक्ष में कदम रखा। केवल इस बार वह पृथ्वी स्तर की साधना कक्ष में प्रवेश किया, जो तलवार मंडप में 3 बड़े साधना कक्षों में से एक था। एल्डर हॉर्न जमीन पर जड़वत खड़े रहे और देखते रहे कि जियान वुशुंग कल्टीवेटिंग रूम में कैसे चला गया। धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। युवा मास्टर का स्वभाव वास्तव में मास्टर के समान ही है, जिद्दी। हाँ, पवेलियन मास्टर भी उतने ही जिद्दी थे, लेकिन सिर्फ 2 महीनों में जियान मेंगर को हराना यह न केवल मुश्किल है बल्कि लगभग असंभव है। एल्डर हॉर्न ने अपना सिर हिलाया। जिस दिन जियान मेंगर को स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, उसी दिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसके साथ लड़ाई की थी। उन्होंने महसूस किया कि कम उम्र के बावजूद उसके पास असाधारण ताकत थी। बहुत पहले असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में पहुंच जाने के बाद सामान्य गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र वाले योद्धा के लिए 20 चालों तक उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखना लगभग असंभव होगा। फिर भी जियान मेंगर सफल रही। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हमारे युवा मास्टर 2 महीनों में चमत्कार कर देंगे। यह एक खुशी का अवसर है कि उन्होंने योद्धा बनने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को संघनित किया है। मुझे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में उस व्यक्ति को बताना होगा। पृथ्वी स्तर की साधना कक्ष का भारी दबाव मानव स्तर की साधना कक्ष की तुलना में कहीं अधिक था। कमरे के अंदर जियान वुशुंग के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और भी तेजी से खत्म हो गई। फिर भी वह अपनी छाया के साथ अपनी अलौकिक और तरल तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा। उसने जो तलवारबाजी का इस्तेमाल किया वह ब्लू क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट थी, जो स्वॉर्ड पवेलियन की कई शीर्ष रहस्यमयी कलाओं में से एक थी। जियान मेंगर ने एक बार प्रोफाउंड स्तर पर स्वॉर्ड पवेलियन की सभी 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाओं का प्रदर्शन किया था, जिससे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में हर कोई स्वॉर्ड सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हो गया था। वे उसकी प्रशंसा करने में इतने व्यस्त थे कि वे भूल गए थे कि यह वह जियान वुशुंग था जिसने उसे उन सभी तलवार कलाओं को सिखाया था। वह स्वॉर्ड सिद्धांतों का सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब जियान मेंगर को पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन द्वारा नंबर 1 स्वॉर्ड सिद्धांत प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन वह भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि तलवार के सिद्धांतों में वह उससे अनगिनत गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उदाहरण के लिए ब्लू क्लाउड तलवार कला को ही लें। उसने वास्तव में इसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जबकि उसका प्रदर्शन एक छोटे बच्चे की चाल जैसा था। तलवारबाजी के अभ्यास ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खपत को तेज कर दिया, लेकिन वह तैयार था और उसने पहले ही एक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली निगल ली थी। अमृत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक लेने के बाद सामान्य योद्धा को इसके प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए 1 महीने या उससे अधिक की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय सृजन कौशल की मदद से जियान वुशुंग ने पहले ही महसूस किया कि गोली उसके पूरे शरीर में तेजी से प्रवाहित हो रही है। एक रात में ही उसने प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली के लाभों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। इससे उसे दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग में सीधे प्रवेश करने की अनुमति मिली। दिव्य पथ का चौथा स्वर्ग। जियान वुशुंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस किया। उसने कल ही दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग को तोड़ा था और आज एक और सफलता प्राप्त की। ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली की शक्ति के साथ साथ स्वर्गीय सृजन कौशल के चमत्कारों के कारण संभव हुआ। वह गोली जिसे दूसरों को अवशोषित करने में 1 महीने या उससे अधिक समय लगता था, उसने एक रात के भीतर अवशोषित कर ली। स्वर्गीय सृजन कौशल वास्तव में जादुई है। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ मुझे वास्तव में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली के महान प्रभावों को अवशोषित करने के लिए केवल 1 दिन की आवश्यकता थी। यदि मेरे पास और अधिक हो तो। ये सोचते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। मुझे वे प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां चाहिए। जितनी अधिक उतना बेहतर। जियान वुशुंग का दिल इन विचारों से जल रहा था। प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली, जो थोड़े समय में अवशोषित होने में सक्षम थी, ने उसकी साधना में बहुत सुधार किया। बेशक उसे और अधिक की प्यास थी। ये कितना अफसोस की बात है कि वे गोलियां इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुईं। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन भी इन गोलियों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। शायद केवल ग्लैडिएटर एरेना ही बशुई प्रांत में इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम है, जियान वुशुंग ने खुद से कहा। ग्लैडिएटर एरेना एक विशाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था और बशुई प्रांत में इसका उच्च दर्जा था। अगर स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को सामग्री या यहाँ तक कि गोलियों की भी थोक में ज़रूरत होती, तो वे निश्चित रूप से ग्लैडिएटर एरेना से ही ये चीज़ें खरीदते। इस बीच ग्लैडिएटर एरेना के बारे में लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़ थी इसके द्वंद्व और जीवन मरण की लड़ाइयाँ। उदाहरण के लिए, जियान वुशुंग के पिता ने 2 महीने के अंतराल में ग्लैडिएटर एरेना में कई लड़ाइयों का अनुभव किया और उस समय में बहुत प्रगति की। ये गोलियां इतनी महंगी हैं कि वे इस समय मेरी पहुंच से बाहर हैं। अगर ऐसा है तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसे आजमाना ही होगा, जियान वुशुंग ने दृढ़ता से कहा, अपनी हथेली में बची एकमात्र प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोली को घूरते हुए। पागलपन और इच्छा ने उसके चेहरे पर रंग भर दिया। एक द्वंद्व युद्ध। ग्लेडिएटर एरेना में होने वाले द्वंद्व युद्धों ने इतना ध्यान आकर्षित किया, इसका कारण योद्धाओं के बीच लड़ाई और कत्लेआम की ओर ले जाने वाले द्वंद्वों का अस्तित्व था। हालांकि बाशुई प्रांत त्यानयान प्रांत के 108 प्रांतों में से सिर्फ एक था, फिर भी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को सार्वजनिक रूप से बाशुई प्रांत के भीतर सबसे मजबूत शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन वास्तव में एक और मजबूत शक्ति थी। हालांकि ये शक्ति कम प्रोफाइल वाली रही थी और कभी लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। इस प्रकार सबसे मजबूत शक्ति का खिताब स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन को दिया गया। वह पारलौकिक शक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्लेडिएटर एरेना थी। कहा जाता है कि ग्लेडिएटर एरेना के पीछे तियानज़ोंग राजवंश के राजघराने थे। यह एरेना, जो वास्तव में सबसे मजबूत शक्ति थी, तियानज़ोंग राजवंश के हर प्रांत और काउंटी में मौजूद थी। बाशुई प्रांत में ग्लेडिएटर एरेना इसके बिल्कुल बीच में स्थित था। सफ़ेद वस्त्र पहने और लंबी तलवार लिए एक नकाबपोश व्यक्ति ग्लेडिएटर एरेना में घुसा। एक परिचारक ने उनका स्वागत किया और कहा, महामहिम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं द्वंद्व चाहता हूँ, जियान वुशुंग ने उत्तर दिया। द्वंद्व? परिचारक ने बिना किसी आश्चर्य के अपनी भौहें उठाईं। ग्लेडिएटर एरेना में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिनमें द्वंद्व सबसे आम कार्यक्रम था। कृपया मुझे अपना नाम और साधना स्तर बताएं, परिचारक ने कहा। मुझे नान कहो। जहां तक मेरे साधना स्तर की बात है, अपनी कलाई के एक झटके से जियान वुशुंग से आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा फूट पड़ी। आत्मिक पथ का चौथा चरण। परिचारक ने हल्के से मुस्कुराया। इस स्थान पर द्वंद्व के लिए असंख्य योद्धा आ रहे थे। ट्रांसफॉर्मिंग सी रियल्म या यहाँ तक कि गोल्ड कोर रियल्म के योद्धाओं ने भाग लिया था। जियान वुशुंग के स्तर के योद्धा बहुत आम थे। आप क्या शर्त लगाना चाहते हैं, श्री नान? परिचारक ने पूछा। यह। जियान वुशुंग ने लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे खोला। आत्मा संवर्धन की गोली। परिचारक ने एक नज़र में ही उस वस्तु को पहचान लिया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। यह एक प्रथम श्रेणी की आत्मा संवर्धन की गोली है। श्री नान, चलो दूसरी जगह बात करते हैं। मेरे पीछे आओ, परिचारक ने अपनी आवाज़ कम करते हुए कहा। जियान वुशुंग ने अपना लकड़ी का बक्सा रखा और सिर हिलाया। वह परिचारक के पीछे एक गुप्त कक्ष में गया जहां एक और नौकर इंतजार कर रहा था। नौकर ने काले वस्त्र पहने हुए थे, जो स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में उच्च दर्जा रखता था। श्री नान, हमारा क्षेत्र तियानज़ोंग राजवंश के हर शहर में संचालित होता है और हमारे नियम सुप्रसिद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी इसके बारे में जानते हैं, काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुंग को देखते हुए कहा। मैं समझता हूँ। जब आप जीवन या मृत्यु के द्वंद्व में भाग लेते हैं, तो आपकी जीत और जीवन आपकी जिम्मेदारी है। जियान वुशुंग ने सिर हिलाया। उस स्थिति में, मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था करूंगा। जहां तक उस प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोली की बात है, कृपया उसे अभी मुझे सौंप दें। काले वस्त्र पहने नौकर ने जियान वुशुंग की ओर देखा। जरूर। जियान वुशुंग पहले से ही मानदंडों से अवगत था और उसने गोली सौंपने में संकोच नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि अगर मैं जीत गया तो मुझे कितनी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां मिल सकती हैं? हमारे क्षेत्र में ये हमेशा एक से एक होता है। यदि आप एक गोली पर दांव लगाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप केवल एक ही जीतेंगे। बेशक, यदि आप आश्वस्त हैं तो आप द्वंद्व जारी रख सकते हैं, काले वस्त्र पहने नौकर ने कहा। एक से एक। जियान वुशुंग ने भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। ये बहुत धीमा है। मेरे पास इस तरह से द्वंद्व करने का समय नहीं है। क्या आपके पास कोई और विशेष द्वंद्व है जिससे मैं एक बार में और अधिक प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां जीत सकूं? विशेष द्वंद्व? हाँ, हमारे पास है। काले वस्त्र पहने नौकर ने सिर हिलाया। यदि आप और गोलियां जीतना चाहते हैं, तो केवल एक ही तरीका है। वह है रैंक स्किपिंग चुनौती। नौकर की मुस्कान कभी नहीं डगमगाई। रैंक स्किपिंग चुनौती में जीत 10 गुना भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप जीतते हैं तो आपको 10 गोलियां मिलेंगी। लेकिन ये कोई आसान चुनौती नहीं है। हमारे 99% चैलेंजर सफल नहीं होते हैं और उनमें से अधिकांश मर जाते हैं। रैंक स्किपिंग चुनौती। जियान वुशुंग की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग में होने के कारण उसे आत्मा पथ के 5वें चरण के योद्धाओं से लड़ना था जो अखाड़े में द्वंद्व करना चाहते थे। हालांकि मैं केवल चौथे स्वर्ग में हूं, लेकिन मेरा स्वर्गीय सृजन कौशल मेरे साथियों से अधिक मजबूत है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी आत्मा पथ के चौथे चरण के सामान्य योद्धा से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। 5वें चरण की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है, लेकिन मुझे मार्शल आर्ट तकनीक में बढ़त है। जियान वुशुंग को अपनी तलवारबाजी पर पूरा भरोसा था। मेरी तलवारबाजी आध्यात्मिक शक्ति में अंतर की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता भी है।
जियान वुशुंग की आंखें चमक उठी, उसने अपना निर्णय ले लिया। ठीक है, मैं रैंक स्किपिंग चुनौती लूंगा। कृपया मेरे लिए इसकी व्यवस्था करें। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ढीले बैंगनी लबादे में ग्लेडिएटर एरेना में दाखिल हुआ। पर्यवेक्षक, नमस्कार सुपरवाइजर। जब भी नौकर अधेड़ उम्र के आदमी के पास से गुजरते तो वे विनम्रता से उसका सम्मान करते। क्या कोई खास दिलचस्प द्वंद्व चल रहा है? आदमी ने नौकर से पूछा। सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हम बहुत जल्द ही एक अनोखा जीवन और सौदा द्वंद्व करेंगे। एक योद्धा आत्मापथ के 5वें क्षेत्र में है, लेकिन दूसरा चौथे क्षेत्र में है। उसकी सफलता भी हाल ही में हुई है, नौकर ने जवाब दिया। ओह, एक रैंक स्किपिंग चुनौती। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने भौहें उठाईं और सिर हिलाया जैसे कि वह उत्सुक था। मैं जाकर इसे देखूंगा। इस विशाल जगह के बीच में एक ब्लूस्टोन एरेना के चारों ओर बड़ी संख्या में दर्शक जमा थे, सभी रैंक स्किपिंग चुनौती से उत्सुक थे। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने भीड़ के बीच बेतरतीब ढंग से एक सीट पाए ब्लूस्टोन एरेना को घूरते हुए। इतने सारे दर्शकों के साथ ब्लूस्टोन एरेना का माहौल शोरगुल से भरा हुआ था। जब लोगों ने अस्त व्यस्त बालों वाले एक काले रंग के आदमी को एरेना में कदम रखते देखा तो भीड़ ने शोर मचा दिया। भाला शैतान, भाला शैतान। बहुत से दर्शकों ने जयकारे लगाए और चीख पुकार मचाई, जिससे पूरा एरेना भर गया। वह आदमी अपने लंबे भले के साथ एरेना में खड़ा था, उसकी पीतल की घंटी जैसी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। वह अचानक मुस्कुराया, जिससे उसके सफ़ेद दांत और क्रूरता से भरा एक भाव प्रकट हुआ। भाला शैतान को ग्लेडिएटर एरेना का विशेषज्ञ माना जाता था। स्पिरिट पाथ के 5वें चरण में उसने बेहद क्रूर रणनीति का उपयोग करके जीवन मृत्यु की लड़ाई में 2 समान स्तर के योद्धाओं को मार डाला था। अपने भाले के बेहतरीन उपयोग के कारण उसे ऐसा उपनाम दिया गया था। एरेना के दूसरी तरफ एक नकाबपोश जियान वुशुंग अपनी लंबी तलवार के साथ चुपचाप खड़ा था। उसकी खुली हुई आंखें उसके क्रूर प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं और वह उस पर आने वाले दबाव को तीव्रता से महसूस कर रहा था। जियान वुशुंग गंभीर दिखाई दिया। वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल आत्मापथ के 5वें चरण में योद्धा नहीं था। इस पागल क्षेत्र में 2 द्वंद्व जीतने का मतलब था कि उसकी ताकत कहीं अधिक थी। समकालीन रोमांस। वह वास्तव में स्पीयर डेविल से लड़ना नहीं चाहता था, जीवन मृत्यु की लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर उसे ऐसा करने की जरूरत न हो। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार समय उसके पक्ष में नहीं था। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन से उसकी तलवार कला के माध्यम से उसकी अनूठी पहचान आसानी से पहचानी जा सकती थी। वह इस क्षेत्र में द्वंद्व के बाद द्वंद्व में भाग नहीं ले सकता था। इससे उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा, रैंक स्किपिंग चुनौती लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना और एक ही बार में अपनी ज़रूरत की सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा कल्टीवेटिंग गोलियां जीतने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, नकाबपोश बच्चे। शायद ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम ग्लेडिएटर एरेना में लड़ रहे हो। लेकिन तुम सच में बदकिस्मत हो कि तुम मुझसे मिल रहे हो। स्पीयर डेविल ने जियान वुशुंग को ठंडे अंदाज में देखा, जैसे कि वह कोई शिकारी हो जो अपने शिकार को देख रहा हो। ग्लेडिएटर एरेना में सभी तरह के लोग थे, जिनमें जियान वुशुंग जैसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने अपनी पहचान छिपाई हुई थी। इसलिए कोई भी उसे जगह से बाहर नहीं पाता था। बहुत हो गया, चलो लड़ते हैं। जियान वुशुंग की आवाज़ ठंडी थी। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही बढ़ रही थी। आध्यात्मिक पथ का 4था चरण। स्पीयर डेविल स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? 2 समान स्तर के योद्धाओं को लगातार हराने के बाद स्पीयर डेविल खुद को बहुत मजबूत मानता था। लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आध्यात्मिक पथ के 4थे चरण का योद्धा था। जब उसने इस पर विचार किया तो वह अचानक गुस्से में आ गया। भाड़ में जाओ। उसका लंबा भाला ड्रैगन की तरह हवा में घुस गया, जिससे एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई और अगले ही पल जियान वुशुंग के सामने प्रकट हो गया। स्पीयर डेविल ने उसी समय उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच 10 मीटर का अंतर भी कम कर दिया था। कितनी तेजी से! जियान वुशुंग चौंक गया, लेकिन उसकी अपनी हरकतें धीमी नहीं हुईं। झपट्टा! उसने अपनी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकाली, जिससे तुरंत एक तलवार की छाया बन गई, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और उसने अपनी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। खटखट! तलवार और भाले के बीच तीखी खटखट की आवाज के साथ टकराव हुआ। जियान वुशुंग ने अपनी कलाई घुमाई, अपनी लंबी तलवार को आगे की ओर झुकाया। एक भूतिया उछलती हुई हरकत के साथ तलवार भाले के शरीर को पार कर गई और भाला शैतान के हाथों की ओर कट गई। ये तलवार कला! अपने सदमे में भाला शैतान का अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति तिरस्कार एक बार में गायब हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण तलवार की हरकत थी, लेकिन उसने महसूस किया कि जियान वुशुंग के पास अद्भुत तलवारबाजी है। बाहर निकलो! उसने लंबे भाले को पकड़े हुए अपनी बाहों को जोर से नीचे झुलाते हुए गरजते हुए कहा। उसकी भयानक ताकत ने तुरंत जियान वुशुंग के हमले को विफल कर दिया। वह पलटा, एक जवाबी हमला करना चाहता था।
चाहे वह तुम्हारा भला हो या आकृतिक, वे बहुत अनाड़ी हैं। आओ और मेरा लक्ष्य बनो। जियान वुशुंग की आवाज़ उसके कानों में आए, उसके बाद एक उसकी अलौकिक तलवार की छाया। तेज, वह बहुत तेज था। यह इतना तेज था कि आत्मापथ के चौथे चरण में एक योद्धा से बाहर आना असंभव लग रहा था। इसके अलावा जियान वुशुंग की तलवारबाजी भी लगातार बाधित हो रही थी और स्पीयर डेविल को वापस लड़ने का कोई मौका नहीं दे रही थी। क्या शानदार तलवारबाजी! भयानक ये तलवारबाजी! अखाड़े में हंगामा मच गया और लगातार विस्मय की आवाज़ें उठ रही थीं। समकालीन रोमांस। भीड़ जानती थी कि यह लड़ाई आत्मापथ के चौथे क्षेत्र के योद्धा और आत्मापथ के 5वें चरण के योद्धा के बीच एक रैंक स्किपिंग चुनौती थी। आमतौर पर ऐसी लड़ाइयों में कोई आश्चर्य नहीं होता था। आखिरकार चौथे चरण और 5वें चरण के बीच इतनी बड़ी असमानता थी। हालांकि जब दोनों ने लड़ाई शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। स्पीयर डेविल, जो स्पिरिट पाथ के 5वें चरण में था, वास्तव में स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में नकाबपोश योद्धा द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। दिलचस्प। ढीले बैंगनी वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अखाड़े में दृश्य को देखकर मुस्कुराया। नकाबपोश योद्धा को एक युवा व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसके पास वास्तव में शानदार तलवारबाजी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसकी तलवार कला तलवार मंडप की गिरती हुई पत्ती तलवार कला होनी चाहिए। ये सिर्फ एक सामान्य प्रथम श्रेणी की तलवार कला है, लेकिन उसके पास इस पर उत्कृष्ट कमांड है और वह इसे महान ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है। उसका हर कदम बिना किसी अनावश्यक अलंकरण के साफ है। इससे पता चलता है कि उसे तलवार कला और एक ठोस आधार की बहुत अच्छी समझ है। तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा असाधारण है क्योंकि उसके पास इतनी कम उम्र में ऐसी तलवारबाजी है। दूसरी ओर स्पीयर डेविल नामक व्यक्ति ने जिस तरह से अपने भले का इस्तेमाल किया वह बहुत ही घटिया था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत न होती तो वह शुरू में ही हार जाता। ढीले बैंगनी लबादे में अधेड़ उम्र का व्यक्ति ग्लेडिएटर एरेना का पर्यवेक्षक था और अपनी हैसियत के बराबर ही दूरदर्शिता का आनंद लेता था। एक नज़र में ही वह जियान वुशुंग की तलवारबाजी की महानता के साथ साथ तलवार सिद्धांतों में उसकी प्रतिभा को समझने में कामयाब हो गया। वह आदमी गलत नहीं था। जियान वुशुंग के पास वाकई असाधारण तलवारबाजी थी। अगर उसे भरोसा न होता तो वह रैंक स्किपिंग चुनौती नहीं लेता। एरेना में लड़ाई एक व्यक्ति के पक्ष में थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी तलवार इतनी तेज कैसे हो सकती है? मैं आध्यात्मिक पथ के 5वें चरण में हूँ, लेकिन मैं उसकी गति को भी नहीं पकड़ सकता। स्पीयर डेविल हैरान था लेकिन जल्दी ही उत्तेजित हो गया। भाला शैतान गुर्राया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वालाएं जल रही थीं। अगले ही पल वह पूरी तरह से फट गया। धमाका! एक बार फिर पूरे अखाड़े में तीखी ध्वनि गूंज उठी। जियान वुशुंग द्वारा उस पर किए जा रहे वार को अनदेखा करते हुए उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल दिखाई, जिसमें भयानक मारक क्षमता थी। देखो, भाला शैतान अपनी अंतिम चाल का उपयोग कर रहा है। ये क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर की 13 शैलियां हैं। कोई अखाड़े के नीचे चिल्ला रहा था। क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर की 13 शैलियां एक निरंतर हमला था, जिसमें प्रत्येक हमला पहले वाले से अधिक भयंकर और शक्तिशाली था। ये वह अनोखी चाल थी जिसने स्पीयर डेविल को प्रसिद्धि दिलाई। शक्ति इतनी भयावह थी कि जियान वुशुंग भी घबरा गया। उसने निरंतर और भयंकर भाले के हमलों का विरोध करने के लिए तुरंत अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। क्लैंग 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 क्लैंग। एक ही सांस में 12 भाले के हमलों को रोकने के बाद उसकी भुजाएं सुन्न हो गई थीं। इस बीच भाला शैतान ने अपनी शक्ति को इकट्ठा कर लिया था और उसे चरम स्तर पर पहुंचा दिया था। सबसे शक्तिशाली और सबसे भयानक 13वें भाले के हमले का प्रदर्शन किया। मर जाओ! भाला शैतान चिल्लाया, उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। भाड़ में जाओ! जियान वुशुंग की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। वूश! बर्फीली तलवार की छाया चमकी और फिर एक बार गायब हो गई। छाया अकल्पनीय रूप से तेज थी, अवर्णनीय रूप से। हवा में चमकीला लाल रंग फैल गया। भाला शैतान की क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही, लेकिन उसकी आंखें आक्रोश और अनिच्छा से भरी थीं। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके गले के महत्वपूर्ण हिस्से पर एक अलग तलवार का घाव दिखाई दे सकता है। भाला शैतान, आत्मापथ के 5वें क्षेत्र का योद्धा जिसने लगातार 2 जीवन मृत्यु की लड़ाइयां जीती थीं, मारा गया। जियान वुशुंग स्पीयर डेविल की लाश के पास खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था। क्या करीबी मुकाबला था! वे वास्तव में योद्धा हैं जो ग्लेडिएटर एरेना में कत्लेआम करते हैं। पागलपन उनकी हड्डियों में समाया हुआ है। मेरी तलवारबाजी से दब जाने के बाद उसने वास्तव में जीवन पर्यंत लड़ने का फैसला किया। मैं उसकी पागलपन की बराबरी नहीं कर सकता। सौभाग्य से मेरे पास मेरा तुरुप का पत्ता था, वरना आज मेरी मौत हो जाती। जियान वुशुंग ने आह भरी। एरेना के नीचे हर कोई स्तब्ध और हैरान था। असंख्य दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे, अविश्वास में एरेना को देख रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि स्पीयर डेविल, एक शक्तिशाली योद्धा जिसने लगातार 2 लड़ाइयां जीती थीं, स्पिरिट पाथ के चौथे चरण में एक योद्धा के हाथों मर जाएगा। रैंक स्किपिंग चुनौती वास्तव में सफल रही।
दर्शकों के बीच ढीले बैंगनी लबादे में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गया। पहले वह केवल दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन अब वह गंभीर दिख रहा था। आपने पहले जो तलवार कला का इस्तेमाल किया था, क्या वह बेनामी तलवार कला है?